साथियों, जय भारत। मैं संजय जीवनी विगत तकरीबन 40 सालों से रंगमंचीय रंगकर्मी हूँ। बुद्धिस्ट थिएटर से अभी फ़िलहाल मैं काम करता हूँ और भारत में माओवादी मूवमेंट की अभी अवस्था क्या है, इस सिलसिले में भूमकाल ने जो ये वेबिनार का सेमिनार आयोजित किया है, तो उनको सर्वप्रथम बधाई देता हूँ। और भूमकाल ने ये जो वैचारिक मंथन जिसकी ज़रूरत है देश को, उसकी अगुवाई की, इसलिए उनको सलाम करता हूँ। और मेरा विषय जो है वो माओवादी मूवमेंट का युवाओं पर और सामाजिक मूवमेंट पर क्या असर होता है और उसकी हकीकत स्वरूप क्या है। मैं चूँकि नागपुर बेस्ड हूँ, मूवमेंट की शुरुआत यहीं से हुई है, तो इस शहर में इस मूवमेंट की शुरुआत कैसी हुई, वो मूवमेंट करने के पीछे इन नक्सलवादियों का, माओवादियों का कौन सा तरीका रहा, कौन से तरीके से ये मूवमेंट को यहाँ खड़ा किया गया, कैसे युवाओं पर प्रभाव हुआ, क्या भुगतना पड़ा, इन सब बातों को थोड़ा हिस्टोरिकल इवेंट्स लेते हुए हम लोग आज की अवस्था तक आएंगे। मुझे याद है, चूँकि जो नागपुर शहर की बात मैं कर रहा हूँ, तो तमाम शहरों में, गाँव और जंगलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमाम शहरों में इसी ढंग से यह काम किया जाता है माओवादी मूवमेंट का। तो हम नागपुर को मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे। 1978 में, 1978 में एक आंदोलन पैंथर ने खड़ा किया था, रिमेनिंग ऑफ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम उस मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को दिया जाए। वो आंदोलन भले ही पैंथर ने शुरू किया था, लेकिन पूरा समाज, पूरा अम्बेडकरी समाज उसमें इन्वॉल्व हो गया। नागपुर उसका गढ़ बना, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन फैला। सवर्णों की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से इस समाज के पूरे घटक पर बहुत दमन हुआ। काफ़ी लोगों की जान गई पुलिस की गोलियों से, और सवर्णों की तरफ से कोई आरपीआई का लीडर सामने नहीं था जो आंदोलन की अगुवाई करे, आंदोलन को मार्गदर्शन करे। सब जनता ने यह आंदोलन, अम्बेडकरी समाज ने आंदोलन खुद से किया, इसलिए काफ़ी बिखराव रहा। और युवा जो था उस समय का, वो काफ़ी नाराज़ था रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के ओर से और नेताओं की ओर से, और वो काफ़ी क्रोधित भी था। उसके बाद में ये आंदोलन तो 17 साल चला, लेकिन 80 आते आते अचानक से इस शहर में कुछ माओवादी पीपल्स ग्रुप के वो आ गए, अलग भी गुट के थे, नक्सल मूवमेंट के थे। वो पता नहीं था लोगों को कि पर्टिकुलर कौन है। जो लोग सीधे सीधे आइडेंटिफाई हुए हैं उनका नाम लूँगा, कोशिश करूँगा कि नामों को कुछ टाला जाए। लेकिन जैसे अनुराधा गांधी, कोबाल गांधी, कॉमरेड श्रीलेखा वाघ, गौतम घोष, डॉक्टर श्रीकांत, सोमा सेन, ये अचानक से ये सब लोग आए यहाँ के कॉलेजेस में
कुछ लोग नौकरी भी करने लगे एज अ लेक्चरर। अंग्रेजी बहुत अच्छा था, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया गया, टारगेट किया गया। सबसे मिलिटेंट बस्ती थी डॉक्टर अंबेडकर आंदोलन की, जैसा नागपुर मैंने कहा, तो नागपुर में जो अंबेडकर आंदोलन का गढ़ है वह है उत्तर नागपुर, इंदौरा। तो इंदौरा को टारगेट किया गया और ये लोग इंदौरा में रहने आ गए। इंदौरा में रहने आने के बाद उस समय मैं, कुछ युवा, हम लोग दलित रंगमंच नाम से संगठन चलाते थे, सांस्कृतिक सामाजिक संगठन, जिसके तहत प्रमुखता से हम नुक्कड़ नाटक किया करते थे, आम्बेडकरी जलसा पेश किया करते थे। तो हम लोग का ऑलरेडी एक अस्तित्व था। हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में जाके, हर स्लम में जाके, गांव कस्बों में जाके ये जागरण का काम कर ही रहे थे। तो एक हम लोग की एक पहचान, एक अस्तित्व था कि ये कुछ तो भी क्रांतिकारी काम कर रहे हैं आम्बेडकरी आंदोलन का। ऐसे समय में ये लोग आए और हम लोग भी, मेरा भी उम्र तब, मैं 11वीं में था और ये 10वीं 11वीं के लड़कों को जी, जो अपरिपक्व थे दिमाग से, मूवमेंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, किसी मूवमेंट से जुड़े भी नहीं थे, ऐसे बच्चों को, जो जिसको नव युवा हम लोग कहेंगे, अभी अभी युवा जो बन रहे थे, ऐसे बच्चों को पकड़ा गया। और एक बात तो मुझे आज भी सराहनीय लगती है कि ये कार्यकर्ताओं को बड़े अच्छे ढंग से संभाल के रखते थे। माने मसलन उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, माने अंग्रेजी पढ़ाना, वही एक बात। दूसरी बात, उनको घर पे बुला के पढ़ाना और साथ में खाना खिलाना, मटन वगैरह ये सब। और चूंकि ये सारे जो बच्चे थे आम्बेडकरी समाज के, ये बच्चे बहुत गरीब परिवार से आए थे। इंदौरा झोपड़ा में रहते थे, इंदौरा में रहते थे। बाप मजदूरी करने वाला, माँ कहीं बर्तन मांजने जाने वाली, कोई बहुत प्राइवेट में छोटा सा काम करने वाले, जिनके घर के हालात जो थे वो मुफलिसी में जी रहे थे। तो ऐसे ही बच्चों को टारगेट किया गया और उन बच्चों को बताया गया कि ज़िंदगी ऐसे बदलने वाली है, क्रांति होना चाहिए, ये लोग नेता लोग कुछ नहीं करते हैं। वो डायरेक्ट नहीं बोलते थे कि आरपीआई के नेता या अम्बेडकराइट नेता, लेकिन वो स्पष्ट था कि क्या कहना चाह रहे हैं। फिर धीरे धीरे, चूँकि धर्म पर इनका कोई विश्वास ही नहीं था, मानते ही नहीं थे, तो बुद्धिज़्म के भी खिलाफ में, क्योंकि ये सारे जो अम्बेडकराइट समाज के बच्चे थे ये सारे बुद्धिस्ट बच्चे थे, तो बुद्धिज़्म के खिलाफ में भी इन लोग को बरगलाया गया। चूँकि ये लोग जानते भी नहीं थे, क्योंकि ना अम्बेडकर आंदोलन इन बच्चों को समझता था, परिपक्व ही नहीं थे, और ना ही अम्बेडकर मिशन के बारे में, बुद्धिस्ट मिशन के बारे में कुछ जानते थे। और इनसे जुड़ गए। जुड़ने का आधार यही रहा, खाने को भी मिल जाता था मटन वगैरह ये सब, क्योंकि चूँकि बड़ा दिक्कत वाला मसला था तब भी गरीबों को ये सब। और अंग्रेजी पढ़ाना, फिर कोई बुकलेट दे देना, कोई पॉम्पलेट दे देना, दुनिया के बारे में बता देना एकदम से। वहाँ झोपड़े से अटके कि जैसे ऐसा लगता था कि अभी पूरी दुनिया हम लोग जीतने निकल गए हैं, अभी ऐसी क्रांति हो जाएंगे, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। तुरंत चुटकी बजाते ही साथ माचिस की तिल्ली जलाए और अंगार लग गई, बस इतने शीघ्रता से क्रांति हो जाएंगी। और फिर धीरे से इनको पहले मार्क्स बताया गया, फिर माओ बताया गया, फिर धीरे से चारू मुजुमदार बताया गया, कानू सन्नाल बताया गया। ये धीरे धीरे बताया गया। इन लोग को समझ में नहीं आता था। शुरू में इन बच्चों को ऐसा लगता था, चूँकि ये सब मेरे आंखों के सामने की बातें हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता था कि प्रोग्राम हो रहा है, चलो ये लोग भी प्रोग्राम करते थे। तो जैसा हम लोग का दलित रंगमंच चलता था, तो इन्होंने पहले इन बच्चों को लेकर एक सांस्कृतिक संगठन बनाया जिसका नाम आह्वान नाट्य मंच था। ये सीधा सीधा उन लोगों से, पीपल्स वॉर ग्रुप से जुड़ा हुआ ही संगठन था, सांस्कृतिक संगठन,
जाहिर तौर से वो बोलते नहीं थे, लेकिन आह्वान नाट्य मंच, उनके पीछे सब ये लोग थे। और ये बच्चे जिनको कोई नॉलेज नहीं है, ये विलास घुघरी जी के, संभाजी भगत जी के, ये सब क्रांतिकारी गाने गाते थे। उसमें जैसा सुरेंद्र गडलिंग जो है मेरे से बहुत कम उम्र में था, वो गाना अच्छा गाता था, तो वो उसको गाने में लगा दिए। और फिर नुक्कड़ नाटक जैसा हम लोग करते थे, तो उन लोग ने भी ये करना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ रहा था कि ये अम्बेडकरी ढंग से आंदोलन करने वाले हैं, और ये इनके गाने। और ये फिर उन बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा ये ध्यान में आ गया कि फिर झंडे का सवाल है, तो इधर तो सब नीला झंडा चलता था, धीरे से लाल झंडा आ गया, तो वहाँ नीला झंडा बिल्कुल नहीं चलता था। तो फिर लगा कि इन बच्चों को भी, कुछ बच्चों को लगने लगा कि कुछ तो भी अलग है ये बाबा साहब वाली बात। क्योंकि जब कोई मीटिंग होती थी, कोई संगोष्ठी होती थी, तो उसमें बाबा साहब को नज़रअंदाज किया जाता था, ना फोटो रहता था ना कुछ रहता था। तो ये बात भी उन बच्चों को खटकने लगी, क्योंकि इनके परिवारों में पूरा बाबा साहब और बाबा साहब बचपन से, सारे बचपन में ही अम्बेडकर मोर्चों में ही ये समाज बड़ा हुआ है, तो ये सब उनके साथ में था। तो इन लोगों को लगने लगा कुछ तो भी अलग है, कुछ बच्चों को ये लगने लगा। कुछ बच्चों पर नेतृत्व, अभी जैसा मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन बच्चों पर, क्योंकि अभी उन्होंने वो सब मूवमेंट छोड़ दिया है। और हम लोग, ये मेरे साथी जो थे, अभी आज दिवंगत हो गए धर्मेश सोनटक्के जी, और दूसरे अनिरुद्ध शेवड़े, ये हमारे रंगमंच के मेरे कार्यकर्ता थे। तो इन लोग को भी इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। तो मैंने तो सीधा ही इन लोग को डांट दिया था कि मेरे बच्चों को इस ढंग से बहकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात उनको थोड़ा खटकने लगी, चूँकि वो मेरे से काफ़ी चर्चाएं करते थे, ये सारे लोग जिनके मैंने पहले नाम गिनाया, ये माओइस्ट नक्सलाइट लोगों ने। तो लेकिन मेरे कुछ सवाल थे जिनके जवाब वो कभी उस ढंग से दे नहीं पाए। और फिर इन बच्चों को भी मैंने समझाने की कोशिश किया, जो मेरे दलित रंगमंच से जुड़े हुए लोग थे, और इनको बोला ये जो बच्चे जुड़े हैं, जैसा सुरेंद्र हो गया, अपना क्या नाम इसका, उनकी बहन दर्शना, सुधीर, इन लोगों को निकालना चाहिए वहाँ से। तो ये मेरे साथी, चूँकि मैं डायरेक्ट बोलने से मैं अगुवाई कर रहा था दलित रंगमंच की, तो इसलिए फिर मैंने इन कार्यकर्ताओं को काम से लगाया कि इन बच्चों को वहाँ से निकाला जाए, ये गुमराह हो रहे हैं, ये बरगलाया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। तो धर्मेश सोनटक्के, अनिरुद्ध शेवड़े, जो दोनों आज दिवंगत है, उन लोगों ने काफ़ी बार बैठ के चर्चाएं करके डबल से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की अम्बेडकरी ढंग से, कि उनके दिमाग का जो ब्रेन वॉश हो चुका है लेफ्टिस्ट ढंग से, उसको हटाया जाए और इनको वहाँ से निकाला जाए। लेकिन उन बच्चों के कुछ समझ ही नहीं थे, मैच्योर्ड ही नहीं थे। 15-16 साल के बच्चे, कुछ 14 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, तो उनकी क्या समझ रही होगी। तो उनको लगा ये कुछ तो भी बोलते हैं, सब अम्बेडकर सब ऐसे ही है ये लोग, हाँ, ये इनको क्रांति वांति कुछ समझती नहीं। तो उन लोग पर कुछ असर नहीं हुआ, कुछ लोगों पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। कुछ इक्का दुक्का लोगों पर असर हुआ, तो उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और बाकी चिपके रहे। अब एक बात ऐसी होने लगी कि चूँकि पैंथर का मूवमेंट मैंने बोला, उसी समय में पैंथर का जो फ्रैक्शन हुआ, तो राजा ढाले साहब जो धम्मलिपि चलाने लगे और जो मास मूवमेंट का आंदोलन चला रहे थे, उनका भी काफ़ी प्राबल्य था उत्तर नागपुर में, इंदौरा में। और लेकिन इन बच्चों को नामदेव ढसाल बताया गया, उनकी कविता है, उनका ये, उनको राजा ढाले से दूर रखा गया। इस बात को भी हम लोग को समझ लेना चाहिए। तो फिर नामदेव ढसाल की वही कविता। तो ये जो बच्चे फिर सवाल खड़े करने लगे कि बाबा साहब का क्या,
तो फिर बाबा साहब के ही कुछ कोटेशन इन लोग उनको बताने लगे जो उनके फेवर में है। तो जैसा बाबा साहब ने कहा था कि मैं पहला आदमी हूँगा जो इस संविधान को जला दूंगा, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ में थे, संविधान को मानते नहीं थे, इलेक्शन को मानते नहीं थे, संसद को मानते नहीं थे। तो बाबा साहब का वो वाक्य, उसका कोई पार्श्वभूमि नहीं बताएंगे, अगला पिछला नहीं बताएंगे, क्यों बोला, किस उद्देश्य से बाबा साहब ने बोला, ये ना बोलते हुए, ये ना बताते हुए सिर्फ ये बता देना कि बाबा साहब ने कहा कि मैं इस देश का पहला, सबसे पहले मैं इस देश का संविधान जला दूंगा। तो इन लोग को लगा रहे हाँ बाबा साहब ने खुद बोला है। फिर जैसे चौदार तालाब के समय का बाबा साहब का कोटेशन कि अस्पृश्यता ये हमारे जो बहिष्कृत भारत के अंकों में आया है, जिसको बाबा साहब ने महाड़ के आंदोलन को धर्म संघर्ष कहा, उसमें बाबा साहब के जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट उनको बताने लगे कि देखो बाबा साहब ने कहा कि अस्पृश्यता ये हमारे नरदेह पर लगा हुआ कलंक है, जबकि ये कास्ट सिस्टम को मानते ही नहीं है। फिर भी उनको बताया गया, ये पहला वाक्य छोड़ के बाकी के वाक्य बताए गए कि ये हमारा पर जो जुल्म हो रहा है वो हटाने के लिए अगर हमारा लहू भी गिराने से अगर ये हटता है, यह कलंक हिंदू धर्म पर लगाया हुआ कलंक, तो हम खुद को खुद भाग्यशाली समझते हैं। ये बाबा साहब के शब्द है कि ऐसे कि हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं और ऐसे पवित्र कार्य के दूत हम होने जा रहे हैं, इस बात से ही हम निर्भय हो गए हैं। ये कोटेशन बताया गया। दूसरा कि अगर हम पर समाज परिवर्तन करते हुए, राज्य परिवर्तन करते हुए, अगर हम पर व्यवस्था परिवर्तन करते हुए, अगर हम पर जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन होता है, हमारा रक्तपात होता है, बाबा साहब ने शब्द रक्तपात होता है, तो ये मत समझना कि हम लोग भी पीछे हट जाएंगे, तो हम लोग भी कुछ करेंगे। ये ऐसी बातें भी बताने लगे, उसका भी आगे पिछला न बताते कि बाबा साहब भी देखो कैसे सोचते थे। फिर और एक स्टेटमेंट बहुत चला उस समय में कि पुराने सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, अब नए मार्गों का हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट बताया गया। ऐसे कुछ बातें बता के जिन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ रहा था, उन लोग को लगा हाँ बाबा साहब यही चाहते, बाबा साहब समाजवाद चाहते थे, बाबा साहब साम्यवाद चाहते थे। उन्होंने बताना शुरू कर दिया कैसे कैसे कुछ स्टेटमेंट है जो बाबा साहब के। उन्होंने स्टेट सोशलिज्म नहीं बताया बाबा साहब का, विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये नहीं बताया, उसके तो खिलाफ थे ये लोग। तो कभी उन्होंने उनको स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज पढ़ने को नहीं कहा। इवन इन बच्चों को कभी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी नहीं पढ़ने बताया, उनको भलताई लिटरेचर दिया गया। इन लोगों को क्यों कभी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं पढ़ने बताया? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कामगार के आंदोलन के लिए जो कुछ 3-4 बुक बताएगी उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहले पढ़ना चाहिए, तो इसलिए वो नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? ये समझने की बात है। क्योंकि जब बाबा साहब का पहला इस देश का 15 अगस्त 1937 का 36 का जो पहला उनका पार्टी है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उसका जो पहला मैनिफेस्टो बाबा साहब ने लिखा 36 में, उससे आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और बाबा साहब की क्रांतिकारी पूरे आंदोलन क्या चाहते हैं, कौन सी व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, जो जहाँ माओवाद रुक जाता है, नक्सलवाद रुक जाता है, उसके भी आगे जाने वाला आंदोलन। डेमोक्रेसी की एक नई परिभाषा जो बाबा साहब ने इस दुनिया को दी है कि आम जनता के, शोषित पीड़ित जनता के, कुल जनता के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन, क्रांति लाने के लिए खून का एक कतरा भी ना बहाया जाए और उनका जीवन का विकास किया जाए, ऐसी शासन प्रणाली माने लोकतंत्र शासन प्रणाली। ये लोकतंत्र की डेफिनेशन
पहली दफ़े बाबा साहब ने दी, लेकिन चूँकि वो रक्तरंजित क्रांति के खिलाफ थे और इनको सब बच्चों को बताया जा रहा है रक्तरंजित क्रांति। ये जो कन्फ्यूजन इन लोगों ने क्रिएट किया उन बच्चों में, जो कोरी स्लेट्स थी उस पर कल जो लिखा गया उसको मिटाने में बहुत तकलीफ जाने लगी, क्योंकि मिटाने के बाद भी वो लेटर दिखते थे। इन बच्चों को कुछ अगुवाई में बच्चों को खड़ा किया और जो भी अम्बेडकराइट आंदोलन होता है और वहाँ अम्बेडकराइट आंदोलन चल रहा है तो उसमें ये बच्चे खड़े हो जाते थे आके। उनके ये जो नेता है, अनुराधा से लेते हुए, कोबाल से लेते हुए, श्रीकांत से लेते हुए, सोमा से लेते हुए, आशु से लेते हुए, ये लोग भी आके खड़े हो जाते थे। तो प्रशासन, शासन प्रशासन को लगता था ये तो नक्सलियों का आंदोलन है, तो अम्बेडकर आंदोलन को भी बदनाम किया गया। ये करते कुछ नहीं थे, खड़े हो जाते थे आंदोलन में आके, घोषणाएं भी लगाते थे। बहुत बार अम्बेडकर आंदोलन के लोगों से भी थोड़ी, क्योंकि उनकी व्यापक सोच कि नहीं चलो कार्यकर्ता है तो बुला लो, तो 2 वाक्य बोलने देते थे, तो फिर ये अपने ढंग से फिर बातें रख देते थे। वो माइक में दे दिए, तब भी शासन प्रशासन को ये लगने लगा कि ये मैंने बदनाम करने के लिए, अम्बेडकर आंदोलन को बदनाम करने के लिए उनको एक चांस मिल गया कि ये नक्सलवादी आंदोलन है, देखो इन लोग के साथ में ये है। ये सब बातें हुई। मैंने आपको बताया कि नागपुर में इसकी शुरुआत कैसी हुई, क्या पार्श्वभूमि रही। 80 से 85 के दरमियान ये बहुत फल फूल गया, 90 तक इसके परिणाम भी दिखने लग गए। ये सारी बातें हुई। ये पर्टिकुलर कौन सा एरिया चुना गया, प्रमुखता से कौन अगुवाई कर रहे थे, ये सब उनके प्रभावित, इन युवाओं को प्रभावित करने के तरीके कौन से थे, उन्होंने कैसा सांस्कृतिक संगठन बनाया। आह्वान नाट्य मंच चल रहा था तो एक और सांस्कृतिक मंच आ गया, जननाट्य मंच, जो गदर जी चलाते थे, तो गदर जी को भी बुलाया गया नागपुर में। वो सब बातें हुई, फिर उनकी कॉपी भी यहाँ चलने लगी। मैं चूँकि महाराष्ट्र के किसान, जो महात्मा फुले का वेश था, यहाँ का मुस्लिम वैसी अमूमन, लेकिन महाराष्ट्र के ढंग से मैं करता था, तो मुझे भी लपेटने की कोशिश की कि देखो ये गद्दर स्टाइल में करता है, तो इसको नागपुर का गदर बोलना शुरू कर दो। ये बात भी होनी शुरू कर दी। फिर कहीं हम लोग प्रोग्राम कर रहे तो हमको भी अरेस्ट करना, गांव में जो ज़मींदार है, सरपंच है, सवर्ण है, उनके तरफ से अटैक करना। कभी अकेले में रात को हम लोग घर जा रहे तो अटैक करना, जानलेवा हमला करना, ये सब बातें भी होने लगी। इन लोग को तो हम लोग खटक ही रहे थे। फिर ये जननाट्य मंडली आ गई। तो मुझे एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें हम लोग पर काफ़ी केसेस लगे, और एक अच्छी घटना है जिससे बहुत कुछ हम लोग समझ सकते हैं। तो नागपुर में गदर आने वाले थे, उसके एक दिन पहले मेरा तो थिएटर चल ही रहा था, तो कुछ लॉ कॉलेज के बच्चों को लेके मैं एक प्ले कर रहा था। अमन के चेहरे उस प्ले का नाम था। खाड़ी युद्ध चल रहा था तब, तो युद्ध के खिलाफ में मेरा प्ले था। उस प्ले का अंतिम मैसेज था, जब जहाँ प्ले एंड होता है तो शाहिर साहब की कुछ, शाहिर लुधियानवी जी की कुछ लाइनों पर मैंने एंड किया। उसमें से एक शब्द मेरा बुद्ध शब्द डालो लास्ट में। वो लाइनें ऐसी थी, उस नाटक का एंड ऐसा था कि खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग पूरब में हो या पश्चिम में, विश्व शांति का खून है आखिर, टैंक आगे को बढ़े या पीछे को, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद एक समस्या है, जंग क्या समस्याओं का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सब के आंगन में शम्मे गौतम जलती रहे तो बेहतर है। ये गौतम शब्द मैंने डाला, ये उसका एंड था। बावजूद इसके इस प्ले के लिए मुझे अरेस्ट किया गया, क्योंकि माहौल ये सब चल रहा था इन लोग का। और एक और छोटी सी घटना हुई जब बड़े पैमाने पर अरेस्ट किया। मेरी मिसेस, जो अभी मिसेस है, तब शादी होने की थी, वंदना जी, वो भी साथ में एक्टिविस्ट थी।
लॉ कॉलेज, एक पंजाब से एक पढ़ने आई थी बच्ची, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो बच्ची भी मेरे उस प्ले में थी। एक अभी बड़े वकील है, लेकिन वो तब CID में फोटोग्राफर थे, वो भी उस प्ले में थे, लेकिन लॉ पढ़ रहे थे, इसलिए लॉ के विद्यार्थियों को लेकर मैं वो प्ले कर रहा था। तो यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चों पर मैं ये सब काम करता था, क्योंकि इन लोग के भी टारगेट जोन थे, और मैं वहाँ जाके उन बच्चों को बचाने के लिए मैं अपना इस ढंग से अम्बेडकर एक मूवमेंट कर रहा था। तो हुआ ऐसा कि गदर आने वाले उसके एक दिन पहले धनवटे रंग मंदिर में देवदासी पर एक प्रोग्राम था, और देवदासी के प्रोग्राम के उद्घाटन के लिए कलेक्टर आ रहे थे नागपुर के। तो मैं बोला ये तो अजब बात है, किसी आर्टिस्ट को आप रोक रहे हो, और यहाँ देवदासी के खिलाफ में जब यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसको बैन है, और आप उसके समर्थन उसका उद्घाटन यहाँ कर रहे हो। तो मैंने विदर्भ साहित्य संघ के सामने, धनवटे रंग मंदिर के सामने प्ले किया अपना एक निषेध का। हम लोग जस्ट ये अमन के चेहरे कर किया, और यहाँ पर हम लोगों ने उसका मन कर किया। तो सडनली पता नहीं बहुत सारे पुलिस आए जो सफ़ेद एम्बेसडर में थे, सब ऊपर से ऑर्डर था, बाद में हमको बताया गया, और उन्होंने बड़े अजीबोगरीब ढंग से हमको पकड़ना शुरू कर दिए। मैंने थोड़ा भागने की कोशिश की साहित्य संघ में, तो मेरी दाढ़ी वाड़ी बाल बड़े रहते थे, ऐसा पकड़ के आंखों में आंसू हो गए, ऐसे फेंके, मुझे तो अलग लेके बहुत मारा गया। मैंने किसी चोर गुंडे बदमाश के भी जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह बदन के सारे ये कपड़े उतार के इतने बुरे ढंग से मारा गया कि मुझे लगा ये सब क्या हो रहा है। अभी तक का आंदोलन में अरेस्ट वगैरह होना बात अलग थी। रात के 2:30 बजे, और उसके पहले मुझे चलो गद्दर के खिलाफ, क्योंकि दूसरे दिन गद्दर आने वाला था, तो आप उनका वीडियो उनके खिलाफ में बयान दो, उनके खिलाफ में बोलो। मैं उनके खिलाफ में क्यों बोला भाई, मेरा ये प्ले है। मैंने पहली दफ़े देखा कि मेरी स्क्रिप्ट पूरे 11-15 लोग बैठे हैं डिपार्टमेंट के, इंटेलिजेंस से लेते हुए पुलिस डिपार्टमेंट से लेते, वो स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं जो कविता बोल रहा हूँ, मेरा जो ये प्ले है, उसमें मुझे आप एक शब्द बताइए कि जो रक्तरंजित क्रांति का समर्थन करता है। मैं तो अंबेडकर, बुद्ध फुले शाहू अंबेडकर, इस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। मेरे प्ले में सारा वही संदेश है। मेरे प्ले का एंड इस ढंग से हो रहा है। आप मुझे बोलिए, मैं गलत हूँ तो फिर मुझे आप ये किस ढंग से मेरा टॉर्चरमेंट कर रहे हैं। नहीं, आप ये बयान दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2:30 बजे तक सिलसिला चला। 2:30 बजे रात को फिर कप भर के कॉफ़ी, तब तक भूखे थे हम लोग, फिर मुझे एक कॉफ़ी पिलाई गई, और फिर जीवने साहब करके, तब तक इतने बुरे ढंग से गाली गुप्तार थी, फिर जीवने साहब ऐसे करके बात करने लगे। यंग था मैं भी, और मैंने तो कोई ऐसा, मैं बोला मैं क्यों बयान दूँ, आपका काम है, आप क्या कर रहे हैं उनके साथियों के साथ में करो, मुझे उनके खिलाफ में क्यों बयान देना, मैं नहीं दूंगा। मैंने नहीं दिया। ये हो गया, केसेस लगे। दूसरे दिन कुछ वकील, तब तो आंदोलन में हम लोग, कोई भी आंदोलन में कुछ ऐसा होता था तो वकील अपने आप, उनको पता चल जाता था, वकील खुद आ जाते थे। कभी कभी एक पैसा नहीं लगता था, वही बेल ले लेते थे। और मुझे पुलिस ने बोल दिया आप 36 घंटे शहर में दिखना नहीं, वो प्रोग्राम की जगह तो दिखना ही नहीं। फिर शाम को हम लोग दूसरे दिन धनवटे नेशनल कॉलेज के सामने गद्दर आने वाले थे, वहाँ प्रोग्राम था धनवटे नेशनल कॉलेज में, तो उसकी परमिशन उन्होंने मना कर दी थी, तो गेट वगैरह सब बंद था, काफ़ी पुलिस वाले थे। तो मैं और मेरे को दलित रंगमंच के साथी हम लोग वहाँ पहुँचे। तो पुलिस कमिश्नर ने खुद मुझे बोला कि अरे, मैं बोला सर मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ आया नहीं हूँ। अरे नहीं बोले, वो सब हटा दिए, बोले आपका जो आपको बोले थे, और परमिशन वगैरह दे दिए, कुछ नहीं बोले, आप कर सकते हो कार्यक्रम वगैरह, ऐसा वगैरह बोला गया। और सडनली मैं फिर ठीक है बोला, तो हम लोग भी अपना एक कार्यक्रम करने लग गए, तो सांस्कृतिक। तो सडनली उतने में गदर आए, विठल गुमाडी, वो आए, और आते ही साथ जैसे कार से उतरे तो पुलिस ने एकदम उनको ट्रैप कर दिए, उनको पकड़ के गाड़ी में ठूस दिए। उन्होंने सिर्फ, क्योंकि मैं बगल में ही था, तो उन्होंने कहा मारना मत, मारो मत, इतना ही शब्द मैंने सुना। उनको गाड़ी तुरंत वहाँ से चली गई, और यहाँ लाठीचार्ज जोरों से शुरू हो गया। और मैं चूँकि सेंटर में था, तो मैं ऐसा छपड़ गया, तो उन्होंने शायद प्लान था कि उसको पूरा तोड़ डाला जाए। तो मेरा सर वर फट गया, पूरा बदन पर इतने डंडों के मार थे
कि दूसरे दिन जब पेपर में आया था, लोग मुझे उठा के भाग रहे हैं, मैं बेहोश गिरा हूँ, मेडिकल, फिर दूसरे हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, पुलिस पीछे लगी है, पता नहीं क्या प्लान था। लेकिन उस समय के पेपर में आई हुई फ़ोटो है कि जैसा झेब्रा क्रॉसिंग पूरे बदन पर बन गया है। तो गदर जो आंध्र से थे, तेलंगाना से, वहाँ की नक्सलाइट मूवमेंट, ये जनमानस तक पहुँचाने वाले वो शख्स थे। उनके पिताजी अम्बेडकर थे, विठल कुमार, और ये लेफ्टिस्ट मूवमेंट में थे। लेकिन ये कल्चरल, वहाँ का जो फोक फॉर्म है, उस फोक फॉर्म में वो अपना प्रेजेंटेशन करते थे। संगठन का नाम बनाया था जननाट्य मंडली, जिसका जननाट्य मंच हुआ। और उनका इतना प्रभाव था कि अगर वो एक गांव से कोई गाना गाते हुए निकल जाए तो उनके पीछे पीछे 500,000 लोग इकट्ठा हो जाते थे। ये ताकत थी। और फिर जाके जहाँ सभा लेनी वहाँ सभा हो जाएगी। तो नागपुर में भी जैसे है, तो वैरायटी चौक से लेते हुए धनवटेर मंदिर तक पैंथर ने आयोजन किया उनका कार्यक्रम। और वहाँ से गाते हुए आए, तब तक कोई एक आदमी नहीं था धनवटेर मंदिर में। लेकिन जैसा वो वैरायटी चौक से वहाँ तक आ गए तो हॉल पूरा पैक हो गया। ये उसके पहले की बात है, जब पहली दफ़े गदर को नागपुर बुलाया जाता है। ये सेकंड टाइम था जब उनको इस ढंग से आते ही साथ अरेस्ट करके ले जाया गया। और वहाँ जो उपस्थित थे, हम जैसे कुछ अम्बेडकराइट लोग जो इन लोग के समर्थन में नहीं थे, जैसा प्रदीप आगलावे सर, उनको अम्बेडकर थॉट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, उनको भी मारा गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। लोगों ने उठा के मुझे वहाँ से लेके भागे। ये हुआ। उसके पहले मैंने बताया, पहले दिन अरेस्ट हुआ था, मेरा प्ले बताया अमन की चेहरे। और क्या हुआ, उन्होंने ऐसी ऐसी भयानक केस लगाई। अब मेरा पहले दिन, गदर के आने के पहले दिन, वो जो देवदासी के खिलाफ में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, अमन के चेहरे प्ले कर रहे थे, तो उसमें अरेस्ट के समय में उन्होंने मेरे पाँव के घुंघरू और हाथ में डफ था, ये पुलिसों ने जब्त कर लिया। और उन्होंने लिखा कि हत्यार मिले, उनको हत्यार लिखे और बॉम्बे आर्म्स एक्ट लगा दिए मुझ पर। और पूरा प्लान था कि अभी इसको नक्सलाइट घोषित किया जाए। ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रशासन मुझे इस ढंग से क्यों, चूँकि जो भी कुछ लोग अम्बेडकराइट मूवमेंट में, पॉलिटिकल मूवमेंट में कुछ करप्ट लोग भी होंगे थे, मैं उनके भी खिलाफ में था। तो गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, ये थोड़ा स्वभाव था उस समय में। तो इसलिए कुछ लोग ज़्यादा ही दुश्मन क्रिएट होने लग गए थे। और ये लोग तो थे ही थे। तो एक तरफ नक्सलाइट लोग खिलाफ में वो गुस्सा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन मुझे नक्सलाइट बनाने के पीछे पड़ी है, वो इस ढंग से दमन कर रहे, वो इस ढंग से कलम लगा रहे। तो हुआ ऐसा कि मैं तुरंत में वहाँ से, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने बताया जो मुझे प्यार करते थे, उन लोग को पता था कि मैं कितना अम्बेडकराइट हूँ। तो उन्होंने ही कहा, CID से लोग थे, LIB से लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आप पर केसेस लगी है और शायद आपको फिर से उठा के ये करेंगे। तो मैं तुरंत में मुंबई निकल गया। मेरे साथ में वामनराव जी गोडबोले, जिन्होंने बाबा साहब के यहाँ दीक्षा दी थी, उनके क्या बोलते हो, पुतने भतीजे थे सुनील गोडबोले, वो भी अभी दिवंगत हो गए। तो वो मेरे साथ में मुंबई आए। तो मुंबई में हम लोग ने, तब के आमदार थे उत्तर नागपुर से उपेंद्र शिंदे जी, दूसरे आमदार मेरे दोस्त थे नेताजी राजकड़कर, जो आकाशवाणी में न्यूज़ रीडर थे, और वो फिर बाद में आमदार थे। तो पेपर में तो पूरा ये सब छप के आ गया था, बहुत मेरे बारे में छप के आ गया था। तो मैं पहले जाते साथ उपेंद्र जी से मिला कि ऐसे ऐसे, अरे अच्छा हो गया तो आ गया था, तो मैं आज विधानसभा में बात करता हूँ, सेशन लगा था। तो उपेंद्र शिंदे का समय आने के पहले ही लक्ष्यवेदी में ही नेताजी राजकड़ ने प्रेस पेपर की न्यूज़ पढ़ के सवाल उठा दिया कि
संजय जी ने उनके शब्द थे, संजय जी ने मेरा दोस्त है, मैं उनको शुरू से मूवमेंट से जानता हूँ, वो आकाशवाणी में प्ले करते थे उसके पहले से जानता हूँ, उनकी पूरे स्टार्टिंग के प्रोसेस से मैं जानता हूँ। वो कट्टर आम्बेडकराइट है। उनका घुंघरू और डब जब्त करके आप उनको इतने खतरनाक केसेस लगा रहे हो, नक्सलाइट बनाने के पीछे हो, ये गलत बात है। ये उन्होंने लक्ष्य विधि में सवाल उठाया, तो तुरंत उनके साथ में ही उपेंद्र शिंदे भी खड़े हो गए और उन्होंने भी ये बात उठाई। चूंकि मैं उनके रूम में बैठा था, उनसे सारी बात हो गई, तो दो लोगों ने ये सवाल खड़े किए। तो फिर निकलते निकलते तब गृह राज्य मंत्री थे अरुण मेहता जी, और नागपुर के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर अरविंद इनामदार जी। तो गृह राज्य मंत्री निकलते निकलते उपेंद्र और राजवलकर को कुछ बोलने लगे। तो उन्होंने कहा, उपेंद्र ने, कि संजय आया है यहीं है। राजवलकर ने भी तो बोल दिया हाँ है। तो उन्होंने, अरुण मेहता जी ने बोला कि उसको लेके आओ केबिन में। तो फिर ये दोनों ने मुझे बुलाया और फिर उनके केबिन में लेके गए, बीच के अंतराल में। और वहाँ पर फिर अरुण मेहता जी बोलने लगे, हम भी यंग थे तो हम भी ऐसे क्रांतिकारी मूवमेंट करते थे, ऐसा 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 हम जानते हैं, ऐसा ऐसा सब बोलने लगे। फिर उन्होंने कमिश्नर को नागपुर में फ़ोन भी लगाया कि देखो ऐसा ये संभालो, ये कर दो, जो भी फ़ोन किए, अच्छी बात है। और फिर बोले कि उन्होंने एक फाइल मंगाया, वो फाइल लेके आए, जो भी उनके पेज में इतनी बड़ी फाइल है, और वो फाइल में मेरे सारी जंतरी उन्होंने बताई, ये देखो आपकी कविता, ये देखो आपकी कविता, ये ऐसा, ये सब। तो मुझे लगा इतना डाटा तो मेरे पास में भी नहीं, हम लोग तो मूवमेंट कर रहे हैं। तो मैं उनको मजाक हंसी में बोला कि सर मेरे पास में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है मिशन के लिए, अम्बेडकर एक मिशन के लिए, तो आप मुझे इसका कॉपी दे दो। ये मैंने मजाक में उनसे बात की, ये सब बातें हुई। इसलिए मुझे बड़ा ये लगता है कि उपेंद्र जी ने, क्योंकि वो भी मुझे जानते थे जब से हम लोग मूवमेंट करते थे, तो ये एक इतना बड़ा प्रसंग है। क्या हो गया इसके बाद में, हाँ, इसके पहले एक घटना का मैं उल्लेख करता हूँ कि एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के देश में जिनका नाम है, ऐसे बड़े नाटककार है ब्राह्मण, मैंने जानबूझ के उनके एक दो प्ले पर के बारे में मैंने उनसे काफ़ी डिस्कशन चलते रहा। उनकी बेटी समझ ली कि मैं सही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बुरे ढंग से डांट के वो वैचारिक संवाद रोक दिया। उन्होंने लास्ट में कहा था कि आपकी लायकी नहीं है मेरे से बात करने की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कितना नालायक हूँ ये मैं आपको बता दूंगा, गलती से भी मेरे शहर में मत आना, आऊँगी तो मैं चप्पल से मारूंगा। तो यहाँ चौथा दलित नाट्य सम्मेलन चल रहा था, उसके उद्घाटन के लिए उनको बुलाया गया। मैंने, क्योंकि आयोजन में शुरू में मैं था, हम लोग बाजू में हट गए, कुछ लोग एडजस्टमेंट करने वाले लोग आगे आ गए, हमसे वो जम नहीं रहा था। तो मैंने उनको बहुत खिलाफ किया कि ये सब क्या चल रहा है। उन्होंने लिखित में माफ़ी लिख के दिया आयोजक ने मुझे कि ठीक है, तो मैं बोला मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैंने उनको उनके भाषण के पहले ही शब्द पर उनको आह्वान करते हुए कि याद दिला दो मेरी तरफ देख, काफ़ी दूर से उनको चप्पल फेंक के मारी। वो पूरे देश में, दुनिया में बड़ी न्यूज़ बनी। पूरे पुलिस और मैं घोषणा लगाते वहाँ से बाहर निकला, पुलिस मुझे ढूंढ रही थी, काफ़ी वकील और एक्टिविस्ट लोग मुझे बचा रहे थे इधर उधर। शहर में कर्फ्यू जैसा वातावरण है, पूरे धनवटे रंगमंदिर में एक चौकी, पुलिस चौकी जैसी बन गई। और मैं बोला नहीं, मेरा सम्मेलन है, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो दूसरे दिन तक वकीलों ने क्या किया क्या नहीं,
मुझे पेश किए और मेरे को बाहर निकाले कि आप शांत रहिए, आप अभी कुछ मत कीजिए। बोला ठीक है, मैं कुछ करूँगा ही नहीं। मैं फिर सम्मेलन में गया, तब सम्मेलन खत्म होने का था। और ये 2 दिनों के बीच में, 3 दिनों का सम्मेलन था, तो 2-3 दिनों में उसी दरम्यान एक अच्छा नक्सलाइट मूवमेंट का आदमी और एक मुंबई से एक बड़ा नक्सलाइट आदमी, ये पहले आया है, सूटकेस लेके आया, ब्रीफकेस लेके, और बोले क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, कोई तकलीफ नहीं होगी, ये जिसको आपने मारे उसके खिलाफ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सा वकील लगता, कितना पैसा लगता, आप चिंता मत करो। बोला मेरा समाज है, मैंने कोई गलत नहीं किया, तो मुझे उसका कोई डर नहीं, शुक्रिया बोला और उनको मैंने विदा कर दिया। उनसे कोई उसके बाद में डायलॉग नहीं। उनका एक बार खत भी आया था, कोई दिक्कत है क्या करने, उनका भी नाम नहीं बताऊंगा। दूसरे जो कॉमरेड थे उनका भी नाम नहीं बताऊंगा। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में रात को, काफ़ी रात को मुझे लेके बैठाया गया और इस विषय पर काफ़ी मंथन हुआ, ये प्रकरण को लेकर। तो उनके भी ध्यान में आ गया कि ये आदमी, ये शख्स जो है, ये कोई अपनी इस ट्रैप में आने वाला नहीं। कोशिश काफ़ी तरफ से हुई, लेकिन इन बातों के मैं सख्त खिलाफ ही था शुरू से। एक बड़े कॉमरेड थे नागपुर में, उन्होंने, मैं चूँकि ये भगवान नगर में एक व्यायामशाला है, तो कोई घरदार नहीं था, कहीं रहता था रिलेटिव्स में, तो फुटपाथों पर भी रहता था। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने, पांडुरंग हेवरकर जी तब तो महापौर थे, उनको कहा कि ये अपना अम्बेडकर मूवमेंट का आदमी, वो जानते थे मुझे, तो इसको थोड़ा सा रहने के लिए हम लोग ने कुछ करना चाहिए। तो वहाँ मुझे उन्होंने बोला, अरे क्या बात करे, मुझे पता ही नहीं था, वो तो आदमी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने उस व्यायामशाला में मुझे एक कमरा दे दिए और वहाँ मैं रहता था। कार्यकर्ता आते थे, वही एक ही इसमें बनाना, एक ही थाली में सब खाना, ऐसा सब चलता था। मैं अकेला वहाँ रहता था। तो एक दूसरे कॉमरेड है, उन्होंने कहा कि एक लड़का है, वो भी अभी जीवन में, बहुत अच्छा दोस्त रहा मेरा, वो भी कॉमरेड था। उसका अभी दिवंगत है, चलो नाम बोल देता हूँ मैं। उनका नाम था बेसिकली कौरू ठमके, मैंने उनका नाम केतन पिंपड़ापुरी कर दिया था। बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे मूर्तिकार, बहुत अच्छे पेंटर, बहुत संवेदनक्षम आदमी, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन वो उनके मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। कोई परेशानी होंगी मुंबई में, उसको ना तो कहाँ रखे, तो इन लोगों ने किसी ने नहीं रखा, चूँकि वो इस समाज से था, महार समाज से था, बुद्धिस्ट था। वो तो, ये लोग तो कोई अपने को बुद्धिस्ट नहीं बोलते, ना अम्बेडकराइट बोलते कुछ, लेकिन समाज के तो इसी अंक थे। तो मुझे बोला गया कि तू इसको रख, कुछ करता। मैं बोला मैं यहाँ रहता हूँ, तो मेरे साथ रहेगा, ठीक है, मैं खाऊंगा वो खाएंगा, जिस दिन नहीं कुछ रहेंगे तो नहीं खाएंगे, ठीक है रहो। तो मेरे साथ रहने लगा। तो मेरे साथ रहते हुए उसकी जितनी भी कविताएँ थी वो मुझे बताने लगा। तो मैं बोला कि ये सब अपने आंदोलन में नहीं चलता, अम्बेडकराइट आंदोलन ये है और ये आंदोलन ही है। भले मेरे भी दोस्त हैं, मेरे दोस्त आरएसएस वाले भी थे जो जानते थे, कांग्रेस वाले भी थे, बीजेपी वाले भी थे, नक्सल वाले भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जो लोग भी मूवमेंट में थे वो सब लोग मुझे अच्छे से जानते थे। उसमें से बहुत से लोगों से चर्चाएं होती थी, तो दोस्त भी थे। तो शायद मेरे में जो भी बातें उनको पॉजिटिव लगती होंगी, जो भी अच्छी बातें लगती होंगी, इसलिए वो चर्चाएं करते थे और बात थी। तो ये बच्चे को मैंने वहाँ साथ में रहते हुए कन्विंस किया कि ये सब नहीं चलेंगे, और फिर उसने वहाँ से वो कविताएं और वो स्टाइल बदल दी। तो मैंने उसके एक मिशन चलाया। तो दरवाजे के बाहरी चौक में था वो, तो वहाँ एक बड़ा काला बोर्ड बना दिया और रोज़ एक कविता लिख बोला उसको इस पर, लेकिन वो कविता अम्बेडकराइट ही होनी चाहिए। वो कविता यहाँ के दलित, शोषित, उत्पीड़न और जो भी चल रहा है उसके सिलसिले में होना चाहिए, लेकिन लाइन जो है वो अम्बेडकराइट रहनी चाहिए, बुद्ध फुले शाह अम्बेडकराइट रहनी चाहिए। तो क्योंकि उसके शब्दों में बहुत ताकत है, बहुत जादू थी, बहुत ही ताकतवर कविता। हम लोग भी कविता करते थे, लेकिन मुझे मालूम था उतना ही अच्छा पेंटर
तो उसने वो मिशन चलाया। आज उसकी काफ़ी कविता संग्रह आम्बेडकराइट इससे है, फेमस है, लेकिन ये इतिहास में जानबूझ के बताया क्योंकि बाद में ये जब मुझसे दूर हो जाता है तो यही दूसरे आम्बेडकराइट आदमी से जुड़ के कि संजय जीव ने कैसा नक्सलाइट मूवमेंट किए। तो मैं बोला अरे मुझे मालूम है तू कितना नक्सलाइट है और मैं कितना आम्बेडकराइट, ये तू बताएगा क्या मुझे? ऐसा मुझे उनके ऑफिस में घुस के बताना पड़ा उसको। तो मैं तेरे से प्यार करता हूँ, बोला तुझे कुछ लगता है तो मुझे डायरेक्ट बोल, ये कलम चला के ये मत काम कर किसी के कहने पर, मैं जानता हूँ बोला, और तू नाम से लिखना बोला, और मैं तो तेरे शब्दों शब्दों से वाकिफ हूँ कि किसने लिखा हुआ ये आर्टिकल है। क्योंकि तब तो हम लोग ऐसे थे कि पेपर में न्यूज़ भी लोकमत में आती थी तो हम न्यूज़ पढ़ के बताते कि ये रंजीत दादा की न्यूज़ है, मेश्राम की, ये सिद्धार्थ सुंटक्की की न्यूज़ है, ये जमीनी कड़ू की न्यूज़ है। न्यूज़ की भाषा से हम लोग पहचान लेते थे कि इस ढंग से हम लोग का एनालिसिस चलता था। तो मैं तो बोला हम तो इसके कीड़े हैं, तो तू ये सब मत कर। चलो आज ठीक नहीं, वो भी गुजर गया, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। ओके ठीक है, वो आदमी भी वहाँ से निकाल पाया हूँ उस मिशन से, इसका मुझे गर्व ही है। ऐसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों के नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, अलग अलग। उसी दरमियान ये 80-82 के दरमियान बीएसपी भी यहाँ आ गई। तो हुआ ऐसा, ये इनमें से कुछ लोग जो तंग थे, आरपीआई तो ख़त्म ही था, तो कहाँ जाए, तो इनमें से ये कुछ यंग लड़के अभी भी जो पूरे ढंग से परिपक्व नहीं थे, तो वो बीएसपी भी ज्वाइन हो गए कुछ लोग, ये भी हुआ। तो चलो अच्छा है, चलो गए तो ये सब उनको उस मिशन के जो वहाँ से निकलने के लिए, और 90 के बाद में जब उसके परिणाम भी आने लगे और अपना संजय बोरकर पर जब कार्रवाई हुई, उसके बाद में संजय फुल्झेले या अनिल बोरकर, तो वो पहली घटना थी कि उसको जिस ढंग से उठाया गया और आम्बेडकराइट आदमी को नक्सल आदमी ये करके, क्योंकि वो जुड़ा ही था। उसके बाद से वो आंदोलन थोड़ा सा ये हो गया और ये सब लोग, तो थोड़ा ये आंदोलन यहाँ से कम होते गया। ये भी भाई साहब छूट के आ गया। अभी ये सब लोगों ने छोड़ दिया ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो होता ना, आप किस स्कूल से आए हो तो वो स्कूलिंग का आप पर, आपके बोलने में, लहजे में कभी कभी बात आ ही जाती है। ये चाहे बीएसपी वाले रहो या लेफ्टिस्ट रहो, ये सब होता ही है। ओके, मैं जानना समझना चाहता था, तो एक बार मुझे इन लोगों ने AILRC का कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में था, तो उसमें सारे ये जो नक्सल मूवमेंट के लोग थे, माओइस्ट लोग थे, ये सब आए थे। तो मैं जानना चाहता था कि ठीक है, तो यहाँ विठल कुमार गद्दर ये भी थे, मुंबई से विलास घोगरे जी भी साथ में थे। मैं तो विलास घोगरे का बहुत, क्योंकि नामांतर आंदोलन से हम लोग सामने आए, तो उस समय में विलास घोगरे जी ने नामांतर पर जड़तोय मराठवाड़ा नाम का एक पोवाड़ा लिखा था। तो वो पोवाड़ा मैं भी गाता था इधर, वो उनके स्टाइल से गाते थे, मैं इधर गाता था। मैं अम्बेडकरी जलसा में बहुत से गाने थे, तो वो भी एक, क्योंकि वो हमारा बहुत ही संवेदनक्षम मसला था मराठवाड़ा का, नामांतर का, तो वो भी गाता था। लेकिन उसमें कुछ स्टांजा थे जो नागपुर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नागपुर में, रोशन बोरकर मेरे आंखों के सामने गोली लगी, दिलीप रामटेके को लगी, मेरा शंकर जो दोस्त था, हम लोग पत्थर मार रहे थे उसको यहाँ गोली लग गई, मेरा टर्न था पत्थर मारने का, वो रिवर्स आके उसको ही लग गई, तो मेरे पाँव की ज़मीन हिल गई थी, उसका हाथ पूरा निकल गया था, इतने से मांस पर अटका हुआ था। तब मुझे याद है रंजीत मेश्राम दौड़ के आ गए थे और उसको उठाया, फिर लेके भागे। माने फायरिंग, सब बच्चा औरत बूढ़े सब लोग उस आंदोलन में इन्वॉल्व थे, ऐसा वो आंदोलन था। तो वो गाना, उसमें नागपुर के स्टांजे ये कोई विलास घोगरे ने लिखे नहीं थे। तो इन लोग को लगता था कि ये तो विलास घोगरे हमारा कॉमरेड आदमी है, तो उसका गाना फिर संजय जी ने क्यों गाता है। तो मैंने बोला कि उसमें कुछ स्टांजे मेरे भी हैं। तो फिर AILRC कॉन्फ्रेंस में हम लोग ट्रेन में, फिर विलास घोगरे को मैंने वो गाना सुना है, तो वो बहुत खुश हो गए कि तू अच्छा गाता है। और फिर ये स्टांजे भी बहुत अच्छे हैं जो रोंगटे खड़े करते हैं, नागपुर के रोशन के बारे में, दिलीप के बारे में, ये सब जो लिखा, तो वो हो गया। वहाँ
वहाँ से फिर पता चला, अरे बाप रे ये सब ऐसा है। तो इन बच्चों को तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, इनको निकाल नहीं सकते। तो हम लोग फिर वहाँ से आने के बाद में मैंने तय कर लिया कि नहीं, अब छोड़ ही दो इन लोग का नाम, अपना जो है वो काम करते रहो। एक नाटक फिर मैंने लिखा। मेरे एक साथी दोस्त थे, वो भी उस मूवमेंट में जुड़े थे, चूँकि वो बहुत अच्छा गाते थे, अभी वो मॉन्क्स है। और मैंने एक नाटक लिखा, वो सारा चल रहा था इन लोगों का ये सब इसमें। तो मेरा बहुत माथा ख़राब हो गया और मैंने नक्सलाइट नाम से नाटक लिखा। तो मुझे बहुत से लोग बोलने लगे कि ये मत कर, ये प्ले मत कर। एकनाथ साल्वे जी है एडवोकेट, उन्होंने मंचन देखने के बाद में चंद्रपुर में कहा कि संजय अभी मत करिए प्ले। उन्होंने भी समझा, प्यार से समझाने की कोशिश की, और कुछ लोगों ने प्यार से धमकाने की कोशिश की। एक उसका पहला अंक है तो ऐसा लगता है कि ये पूरा मूवमेंट बता रहा है, नक्सल मूवमेंट, और सेकंड पार्ट में उसको जड़ मूल सहित उस मूवमेंट को मैंने उखाड़ के फेंकने की कोशिश किया। उसमें जो मेन कैरेक्टर जिनको मैंने कहा, धम्मा कामड़े नाम से वो कैरेक्टर है उसमें, उस प्ले में सारे रियलिस्टिक कैरेक्टर मैंने लिया था उसमें, नाम बदल के। इनका भी नाम बदल दिया था मैंने, धम्मा मेश्राम का धम्मा मेश्राम नाम लिखा। और ये अंत में उस मूवमेंट से निकल के मॉन्क बन जाते हैं। जब तक वो आदमी मॉन्क बनने के थे, जब मैंने प्ले में लिख लिया ऑलरेडी, उनको पता नहीं मैंने ये प्ले लिखा हूँ, और वो मैं मॉन्क बनने वाला, मैंने तब वो मॉन्क उनके दिमाग में भी नहीं था। तो बाद में, मेरे प्ले के बाद में वो मॉन्क बन गए। हिंगन घाट में हमारा शो चल रहा होने वाला था, और वो उस कॉन्फ्रेंस में थे, अम्बेडकरी साहित्य सम्मेलन में। तो उनको मैंने कहा, आज आप रुक जाइए, मेरा प्ले का उद्घाटन कीजिए, आपका कैरेक्टर है इसमें, आप भिक्षु होने के पहले ही मैंने लिखा हूँ। तो आप देखिए, रात को 2 बजे हज़ारों का मॉब बैठा है, और उन्होंने वो प्ले बैठ के देखा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया। तो वो उस नाटक की तो काफ़ी शो किया मैंने, ऐसे जाके शो किया कि जहाँ मुझे कहा गया कि यहाँ आएगा तो आपको ख़त्म कर देंगे। मैं था उस प्ले में, कमला मड़ावी का कैरेक्टर मेरी मिसेस करती थी, नागो आतरम का कैरेक्टर मैं कर रहा था। और ट्राइबल जो थे वो वहाँ से कैसे निकलेंगे, तो इसलिए पूरा वो एपिसोड मैंने लिखा। और मेरी बेटी थी छोटी सांची जीवनी, उसको भी उस प्ले में ले लिया। तो वो काल्पनिक बच्चा जो संदीप, जो कमला मड़ावी का जब ये हुआ था एनकाउंटर, तो उनके पास में जो खत छपड़े, उसमें उन्होंने संदीप नाम के बच्चों को, काल्पनिक बच्चों को जन्म दिया था, खत ही खत में। तो मैंने, मेरे पास क्योंकि बेटी थी, तो मैंने उसको क्रांति नाम से कैरेक्टर लिखा, और वो काल्पनिक बच्चे को, और इस ढंग से मैंने उसको क्रिएट किया। और वो इतना अच्छा प्रोडक्शन था, और ट्राइबल में इतना, जहाँ मैंने बामनवाड़ा से लेती हुए कहीं नहीं जाके मैंने वो प्ले किया, पूरे नक्सल बेल्ट में भी। तो ट्राइबल्स आके मिलते थे मुझे, यंग बच्चे मिलते थे, जो बोलते थे ये आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत हमको लग रहा है हम बिल्कुल नहीं रहेंगे, हमने छोड़ दिया, अभी हम तो संपर्क में भी नहीं रहना चाहते। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि चलो मेरा, और मुझे जबकि करने के लिए मना किया था, उसका बहुत एक इंसिडेंस है धमकी का, वो मैं नहीं पता था, वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके मैं प्ले करते रहा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो राज्य नाट्य महोत्सव होता है, उसमें मुझे सबसे बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड मिला उस प्ले के लिए। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती तो उस पर ये प्ले उनके तहत और जगह करना चाहिए था, क्योंकि उस समय में नक्सल मूवमेंट के खिलाफ में वो बहुत अच्छा प्ले साबित हो सकता था। क्योंकि मैंने देखा उस शहर में और गाँवों में और जंगलों में लोगों पर उस प्ले का सीधा असर होता था, पॉजिटिव असर होता था उस मूवमेंट के, नक्सल मूवमेंट के खिलाफ में। लेकिन ये हो नहीं सका। बावजूद इसके मुझे जितना जमा, मैंने पूरे महाराष्ट्र में जहाँ हो सके वो प्ले किया, और गवर्नमेंट के भी उसको काफ़ी अवार्ड और काफ़ी जगह अलग भी सराहना हुआ। एक प्ले, एक छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ। जब ये जंगलों में मैं शो कर रहा था, जो कुछ बहुत घर में
जो मुझे बताया जब मेरे घर में मेरी बच्ची नहीं है, वो कहाँ लेके गए, मार दिए, नक्सलाइट हो गए क्या, वो मैंने ऐसे बताते थे। हर घर से एक आदमी गायब। मैं बड़ा ये सब बातें सुन के भी बहुत परेशान हो जाता था। मैं एक प्ले नागपुर सेंट्रल जेल में कैदियों को लेके कर रहा था, पाटा वरंटा नाम का प्ले, थोड़ा रिसर्च प्ले था। तो वहाँ सेंट्रल जेल में ही जाके थोड़ा रिसर्च वर्क करता था और कैदियों पर ही काम कर रहा था, उनके जीवनों पर, उनके वो घटनाओं पर, क्योंकि चूँकि मेरा काम करने का तरीका ये था रिसर्च वर्क करके फिर प्ले करो। तो वहाँ काफ़ी जिनकी फांसी कैंसिल हो गई 5 दिन पहले, ऐसे भी आर्टिस्ट को, अमित गांधी जो था बहुत खूंखार, कुछ अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर, ऐसे सब लोगों को मैं ट्रेनिंग दिया वहाँ जेल में, सेंट्रल जेल में। और उनका ट्रेनिंग लेके उनको प्ले, उनका ही रिसर्च वर्क करते, वो प्ले मैंने वहाँ पेश किया। वो रिसर्च वर्क करते करते एक नक्सल सेल में, मैं तो वहाँ फांसी यार्ड से लेते हुए नक्सल सेल, अंडा सेल सब मुझे लेके जाते थे, सब जेलर से वगैरह सब दोस्ती, सभी से दोस्ती हो गई थी। और मैं तो मेरे प्ले के प्रति बहुत प्रामाणिक रहता हूँ, वो मैं काम करना चाहता था। उनको मैंने जेलर को, सुपरिटेंडेंट को, मिश्राम साहब थे, उनको कह दिया, सभी जेलर को भी, कि आप प्ले के बीच में मत आइए मुझे काम करने में, आप एंड में आप प्ले देखिए, आपको लगता है गलत है तो आप रोक दीजिए, लेकिन अभी आप मत काम कीजिए। मुझे सारे रूल्स रेगुलेशन सब जानता, सब पता है। ये घूमते हुए नक्सल सेल वहाँ पर है, तो वहाँ गया तो मैंने देखा कि 9 साल के बच्ची, 14 साल की बच्ची, 13 साल का लड़का, बूढ़े, ये लोग भी वहाँ अरेस्ट है। पता नहीं केस भी है नहीं है, उनके परिवार वालों को भी पता नहीं, वो यहाँ है, इनको भी पता नहीं, कोई बेल लेने वाला नहीं है, कोई हाजिरी नहीं है, कुछ नहीं। ये भी बहुत मैंने हम लोग को विचार करना चाहिए इन बातों पर भी कि ये कैसा है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक लोकतंत्र के नाम पर अगर इस ढंग से दोहन, शोषण, दमन हो रहा होगा तो इसका भी परिमार्जन ठीक नहीं होने वाला है। कि अत्याचार की एक परिसीमा हो जाती है तो फिर आदमी बौखलाहट में कुछ कर बैठता है। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ कि मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए, कैसे जाओ कि इनको, इनके घर वालों को बताओ कि नहीं नहीं तुम्हारा बेटा तो यहाँ है, जिंदा है, तुम्हारी बेटी तो वो। अच्छा, उनसे बात किया मैंने तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में 9 साल के बच्चे ने बंदूक भी नहीं देखी है बोले, मैंने कभी नक्सलाइट भी नहीं देखा बोले, मुझे पता ही नहीं बोले क्या। तो कैसा तो भी रोके मेरे घर वालों को बताओ क्या क्या, एक गोंडी में कुछ बता रहे थे, वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। दूसरा मेरा एक साथी था वहाँ जेल में काम करने वाला गोंड, वो मुझे बता रहा है कि ऐसा बोल रही है, देखो सर कुछ हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने बोला आप इसके, जेल प्रशासन ने कुछ ये नहीं, ये आप बात भी मत करो, कुछ मत करो। लेकिन ये भी हकीकत है, अगर इतने कम उम्र के बच्चे जिनको कुछ पता नहीं है इस मूवमेंट के बारे में, तो ये भी अलग ढंग से बरगलाने वाली बात होगी। जैसे मैंने कहा कि जो अपरिपक्व मेंदू था उत्तर नागपुर में, 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, उनको ये सब बातें बताई गई, क्रांति की बातें बता के उनको बहकाया गया। तो ये बचाने की दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। शासन प्रशासन ने भी इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, एक्टिविस्ट लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए। और विशेषतः जो जिनका इस देश के लोकतंत्र पर भरोसा है, जिनका भरोसा स्टेट सोशलिज्म पर भी है, जिनका भरोसा इस देश के कानून पर है, उन सभी लोगों ने इस बात पर गौर से, ठीक है कुछ लोगों को अर्बन नक्सल के नाम से अंदर डाल दिया गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनसे कोई बात नहीं, बुरा भी लगता है, ठीक है कोर्ट है उसके लिए, कुछ एक तरीका है काम करने का, वो तो उस प्रोसेस से भी होना चाहिए। हर आदमी को एक चांस देना चाहिए। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कितना भी बड़ा मुजरिम हो तो आप उसका जो अधिकार है, उसकी जो आज़ादी है, उसको ही कैद कर लोगे, उसके अभिव्यक्तियों को भी कैद कर लोगे, तो ये भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, तरीका गलत है काम करने का तो आप बताइए, उसके लिए है कुछ पनिशमेंट है, कुछ है, लेकिन उस पर बात ही ना हो, ये भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है इस बारे में भी एक संवेदन, जिम्मेदार शासन, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ये दायित्व होता है कि उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना चाहिए, जिस बारे में मैं आपको कह रहा हूँ।
एक घटना और बताना चाहता हूँ। पारधियों में, क्योंकि आदिवासी में, पारधियों में, सब जगह उन बच्चों को जाके, आज भी मैं ट्राइबल जंगलों में जाके बच्चों के वर्कशॉप्स लेता हूँ, पारधियों के वर्कशॉप लेता हूँ, क्रिमिनल ट्राइब्स में जाके उनके वर्कशॉप्स लेता हूँ, थिएटर के, अम्बेडकराइट थिएटर के, बुद्धिस्ट थिएटर के, उसके रिजल्ट भी है। तो इसका मतलब होता है उन लाइन पर ना जाए ये बच्चे, ये बचे रहे, उनको प्रॉपर पता चले, ये काम मैं करना चाहता हूँ। हमारे एक साथी थे जो शुरू से बहुजन मूवमेंट में और हमारे साथ में जुड़े थे, पन्नालाल राजपूत नाम है, अभी जीवित है वो आदमी। बीच में उनको नक्सलवादी, माफिया, पारधी ऐसा बोल के उनको इनकाउंटर करने का प्लान हो गया था। चूँकि उनके पास में कुछ किताबें थी, अम्बेडकराइट भी किताबों का व्यवसाय करते थे। जैसा मैं भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ, कोई मुझसे आरएसएस का आदमी बात करता है तो क्या इसका मतलब मैं आरएसएस वाला हो जाता हूँ? कोई कांग्रेसी आदमी मुझसे बात करता है, बीजेपी वाला बात करता है, तो क्या मैं कांग्रेसी बीजेपी वाला हो जाता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी मुझसे बात कर सकता है, वो विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, ये तो आज़ादी है आपको। तो यूनिवर्सिटी में मार्क्स पढ़ाया जाता है, मार्क्स कम्युनिस्ट लोग ढंग से बताते नहीं, ये बात जिगर है। कम्युनिस्ट लोग भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नहीं बताते। ये जो बात है, तो वो पन्नालाल राजपूत को वहाँ पुलिसों ने अटैक किए, उसको वो जंगलों में भाग गया, कुछ लोगों को बीवी वगैरह पूरे पारधियों को उठाया गया, पूरा तहस नहस किया गया, पूरा उनकी पूरी बस्ती। मुझे जंगल से उसने फ़ोन किया कि बचा लो, ये लोग मेरा एनकाउंटर करने वाले हैं। तो मैंने, क्या ये सच है जो पेपर में सब छप के आ रहा है? नहीं बोले। नहीं बोला, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ ना उस आदमी को। तो मैं अपने एडवोकेट जयदेव शामकोर वगैरह, ये लोग, हम लोग उनको रात को लेके आए। मैंने उनको एक सुरक्षित जगह रखा, सारे प्रेस वालों से बात किया कि आपने शासन प्रशासन पुलिस क्या बोल रही है, ये तो आपने छाप दिया, ये तो आपने टीवी में भी बता दिया, उसको तो बेचारे को कर दिया कि वो नक्सलाइट है, अब उसको कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी उसको भी सुनो, उसकी भी आवाज़ सुनो, वो क्या कहना चाहता है। तो कुछ प्रेस वालों को बहुत विश्वास में लेते हुए सारे प्रेस वालों को एक जगह बुलाया, देखा कि कोई षड्यंत्र नहीं है इसमें, और फिर पन्नालाल राजपूत को उनके सामने खड़ा कर दिया। और फिर पन्नालाल राजपूत ने वो सब बातें बोल कही, फिर वो भी बातें सारी मीडिया में आई, तब जाके सेंट्रल जेल से बाकी जितने भी लोग अरेस्ट थे, सबको रात को 11 बजे हम लोग ने बेल करके निकाले। जयदेव जी उसमें वकील थे, और इस आदमी को जीवित बचाया जा सका। तो ये भी तरीका गलत है, तो ये समझना चाहिए, क्योंकि पारधी समाज में ऐसा है कि आप औरत को हाथ नहीं लगा सकते। अगर उनके औरत को हाथ लगाया पुलिस ने, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यही हुआ कि औरतों पर भी हाथ उठा गया, इसलिए वो चिढ़ के उन्होंने ये किया। तो लास्ट में मैं अभी थोड़ा सा अर्बन नक्सल का जिक्र हुआ था, तो यहाँ खैरलांजी आंदोलन जब हुआ तो उसमें शुरू से हम लोग इन्वॉल्व थे, लास्ट तक हम लोग, अभी तक भी हम लोग इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत ही फैमिलियर हमारे भूतमांगे से रिलेशन है। खैरलांजी में हर साल हम लोग जाते हैं, खैरलांजी, मैं, रवि शेंडे और बाकी लोग भी, लेकिन हम लोग अगुवाई में सब काम भूतमांगे को लेकर कर रहे थे। तो कुछ भी खैरलांजी के बारे में होता है तो हमेशा पुलिस हमसे पूछती है। हुआ ऐसा कि मुझे पता नहीं क्यों इन लोगों ने, एल्गार परिषद वालों ने, खैरलांजी से भीमा कोरेगांव के 200 साल के उपलक्ष्य में इन लोगों ने वहाँ ये मार्च, एल्गार मार्च निकाले, और कहीं से निकाल सकते, खैरलांजी से क्यों निकाली, ये मेरे लिए सवाल ही था। जब मैंने सुना, पेपर में आया, इधर उधर से लोगों से सुन रहा था, कुछ यहाँ के प्राध्यापक लोग उनको मदद कर रहे हैं, यहाँ के जो तथाकथित कम्युनिस्ट है, जिनको पता नहीं क्यों अरेस्ट भी नहीं होता है, वो लोग कलेक्शन खड़ा कर रहे हैं, कुछ प्राध्यापक लोग दे भी रहे हैं, और ऐसा मार्च, उसका जो भी पम्पलेट सब चला। तो मुझे CID डिपार्टमेंट से फ़ोन आया, चूँकि खैरलांजी से वो मार्च निकले, तो उनको लगा कि शायद
मैं भी इन्वॉल्व हूँ। तो उनका फ़ोन आया कि ये आप खरलान जैसे ये निकलने वाले कितने लोग रहने वाले, क्या कौन सा रूट रहने वाला। तो मैंने उनको तुरंत बोल दिया, देखिए ये उस आंदोलन से मेरा कोई सरोकार नहीं है, ये कम्युनिस्टों का आंदोलन है, पता नहीं वो यहाँ से वो क्यों निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई संबंध नहीं, आप उनसे पूछिए जो भी उनके आयोजक है। मेरा उन आयोजन में से कोई संबंध नहीं और हम लोग कोई जाने वाले नहीं, हम लोग का कोई संबंध ही नहीं। उन्होंने रवि शिंदे जी को भी फ़ोन लगाया, उनको कुछ पता नहीं था, तो रेवत शिंदे जी ने मुझे फ़ोन लगाया। तो मैंने कहा कि आप सीधा सीधा बोल दो कि अपना कोई संबंध ही नहीं है और नहीं है, ये सारा कम्युनिस्टों का काम है, तो हम लोग ने नहीं बोलना चाहिए। चलो, मेरा शो जो था 200 साल के भीमा कोरेगांव के सिलसिले में शनिवार वाड़ा में हम लोग प्ले करने वाले थे, भीमा कोरेगांव नाम से। तो चूँकि परमिशन मिलेगी या नहीं ऐसा चल रहा था, क्योंकि शासन ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस साल का शासकीय तौर पर ये 200 साल सेलिब्रेट करने वाले थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पेशवाई के शासन वाले ये पेशवाई का अंत का महोत्सव कैसा भीमा कोरेगांव में कर रहे हैं, रातों रात, जिसके इतने सालों से हम लोग लड़ रहे हैं। जोगेंद्र कवाड़े सर वहाँ का अतिक्रमण हटाने के लिए सालों साल लड़ रहे हैं, वो नहीं हटाया गया और इन्होंने रातों रात हटा दिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और फिर वहाँ शासकीय ढंग से करने वाले हैं। ये मुझे पता चला। हम लोग भीमा कोरेगांव का प्ले, फिर हम लोग ने सोचे, पुणे के लोगों ने सोचे कि इस पर प्ले किया जाए और एक मेगा शो, महानाट्य मैं भीमा कोरेगांव पर वहाँ करने वाला था, शनिवार वाला। हम लोग ने, वहाँ के लोगों ने बुक भी कर लिए, लेकिन सिर्फ नाम भीमा कोरेगांव प्ले नहीं लिखे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम इतना लिखे। लेकिन बाद में पुलिस परमिशन ये वगैरह, क्योंकि एक ही शो, पहले शो के लिए मैं पुलिस परमिशन लेने वाला था सेंसर बोर्ड से, वो लेना पड़ता है रंगभूमि नाट्य परिनिरीक्षण मंडल से। तो मुझे लगा एक शो का मैं ले लूँगा, वो शो कर लूँगा, बाद में उसको डाल दूँगा, क्योंकि मेरा राइटिंग वर्क सब चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि प्ले का, पुलिस डिपार्टमेंट प्ले का नाम परमिशन के लिए मांग रही है। तो फिर उन्होंने, किसी ने बोल दिया कि भीमा कोरेगांव, तो उन्होंने तुरंत रोक दिए। अम्बेडकराइट प्ले भीमा कोरेगांव पर मैं कर रहा हूँ, उसको रोक दिया गया, परमिशन नकार दी गई, और एल्गार परिषद को वहीं परमिशन दी गई। ये गणित भी मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं, वहाँ के जो बंसोड़ है, जो भीमा कोरेगांव में वहाँ उनका स्टेज लगता है, वो मुख्य आयोजक सालों से है, उन्होंने कहा कि मेरा स्टेज लगता ही है तो हम लोग वहाँ शो करेंगे। तो उन्होंने फिर वो चर्चा होने लगी, वहाँ होगा वहाँ होगा। तो मैंने उनको बताया कितना बड़ा स्टेज लगने वाला, क्या जो आप लगाते उससे मुझे इतना इतना लगेगा, ऐसा ड्रेसिंग रूम इतने, क्योंकि बहुत मेगा शो है, बहुत सारे आर्टिस्ट रहने वाले हैं। तो फिर वो बात फिर फैल गई वहाँ, तो उनके ही कार्यक्रम को मना कर दिए। देखो, जो सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं एकमात्र संगठन जिनका वहाँ भीमा कोरेगांव का, तो उनको भी रोका गया, उनको भी रोका गया। तो कारण ये बताने लग गए ये प्ले। तो मैंने उनको कहा कि मेरा प्ले नहीं हुआ तो भी चलेगा, आप सालों से काम कर दो, मेरा प्ले कैंसिल कर दो, आप वो जो कार्यक्रम कर रहे हो वो होना ज़रूरी है, आप कीजिए। तो मेरा प्ले, मैंने वैसा भी वो कैंसिल हो गया। और बाद में सब एपिसोड आपको पता ही है, कैसे लोग घुस गए, क्या हुआ एल्गार परिषद का, और वो वहाँ जितना भी सब बात है वो सब सामने और अभी भी चल रहा है, इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ये सारी बातें हैं। तो मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को जो आज भी काम करना चाहता है, काम कर रहा है, तो सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग जो सही में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, इस देश के आम आवाम के लिए, हर शोषित पीड़ित के लिए, हर वंचित के लिए, उसके उत्थान के लिए काम करना चाहता है, उसके लिए हम क्या सोचते हैं, उसके बारे में हम कैसा रवैया अख्तियार करते हैं, ये बारे में भी हम लोग ने, हमको तो कोई अपेक्षा नहीं है, हमको पता है हम लोग को तो काम करना है, मरते दम तक हम बाबा साहब का मिशन करते रहेंगे और हमारी विचारधाराएं एकदम स्पष्ट है। हम रक्त रंजित क्रांति के सख्त खिलाफ है, हमें बाबा साहब का मार्ग मालूम है, हर शोषण के खिलाफ में, दमन के खिलाफ लड़ने का भी मार्ग हमें पता है, और वो बाबा साहब ने सिखा के गए हम लोग को, वो हमारे खून में है। तो हम लोग
जो जिसको सनदशीर मार्ग जो बोलते हैं, उससे हम लोग हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप लोगों ने मुझे सुना, आपके कोई भी सवालात हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा दूसरे सेशन में कि आपके सवालों के भी जवाब दिए जाए। ये मैंने विशेषता नागपुर को केंद्रित रखते हुए, क्योंकि बहुत इसका प्रादुर्भाव इस मिशन का, नक्सलाइट माओवादी मूवमेंट का नागपुर में एक बहुत बड़ा असर हुआ था। आज भी मैं सुनता हूँ कि कुछ कुछ लड़के काम कर रहे हैं, अलग नाम से काम कर रहे हैं, अलग ढंग से काम कर रहे हैं। आह्वान नाट्य मंच खत्म हो गया तो तुरंत मुंबई में एक कबीर कला मंच खड़ा कर दिया गया। ये लोग आम्बेडकराइट आदमियों को किस ढंग से ये सारा जो बातें चलती है, तो ये मुंबई के लोगों ने भी सोचना चाहिए कि ये कैसा रोका जाए। क्योंकि जब श्याम दादा गायकवाड़ हमारे बुद्धिस्ट मिशन के अशोक सरस्वती जी, ये नागपुर में जब उस समय में प्रोग्राम ले रहे, तो अनिल बोरकर उसकी अगुवाई में है। उसके जस्ट पहले मिलिंद तेल तुमड़े आ जाता है, सुजान अब्राहम आ जाते हैं। ये उत्तर नागपुर में लालझाड़ा की तरफ प्रोग्राम करते हैं। तो ये सारी बातें, तो अभी वहाँ कौन बचाने वाला है पता नहीं है। कुछ लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं चूँकि फुल्ली थिएटर अपना मूवमेंट इस पर काम कर रहा हूँ, और मुंबई में जाके मुझे ये सब बातें करनी नहीं है। लेकिन जब भी इस शहर में मेरे संपर्क में जब भी कोई इस देश के खिलाफ में अराजकता का माहौल क्रिएट करने वाली, नक्सलाइट माओवाद की बात करने वाली जो भी बात सामने आएंगी, उसके खिलाफ में मैं बोलूँगा। उससे लोगों को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।